जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं तोमर शो। आज की ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये कहानी है दो बड़ी ताकतों के बीच हुए एक ऐसे समझौते की जिसका असर आने वाली कई सालों तक हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समझौता सच में भारत के लिए फायदेमंद है, या फिर ये भी उन समझौतों में से एक है जो बाहर से चमकते हैं लेकिन अंदर से कई सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि भारत और यूरोप के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, ये क्यों की गई है और इसका सीधा असर आपकी नौकरी, आपके बिजनेस और आपके भविष्य पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, जब भी सरकार किसी डील को हिस्टोरिक या मदर ऑफ ऑल डील कहती है तो हमें ताली बजाने से पहले थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी डील में कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। सरल शब्दों में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब दो देशों या दो समूह ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे के सामान पर टैक्स कम करेंगे या पूरी तरह हटा देंगे। मतलब जब भारत यूरोप को सामान भेजेगा तो यूरोप कम टैक्स लगाएगा, और जब यूरोप भारत को सामान भेजेगा तो भारत भी टैक्स कम लगाएगा। इसका फायदा किसी होता है? बड़ी कंपनियों को, एक्सपोर्ट करने वालों को और उन सेक्टरों को जो इंटरनेशनल मार्केट में टिक सकते हैं। लेकिन नुकसान किसे होता है? छोटे उद्योगों को, कमजोर सेक्टरों को और कई बार आम लोगों को। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो भारत में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, उसकी टी शर्ट यूरोप में जाती है। पहले उस शर्ट पर मान लो 12% टैक्स लगता था। अब एफटीए के बाद वही टैक्स शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा? भारतीय शर्ट यूरोप में सस्ती बिकेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फैक्ट्री ज्यादा माल बनाएगी और कुछ नई नौकरियां भी आएंगी। लेकिन कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। अब मान लो यूरोप की एक बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनी है, उसकी मशीन भारत में आती है। एफटीए के बाद उस मशीन पर टैक्स कम हो जाएगा, तो भारतीय मार्केट में विदेशी मशीन सस्ती हो गई और देश की छोटी मशीन बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे दबाव में आ गई। यहीं से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं भारत और यूरोप के रिश्तों की। भारत और यूरोप का रिश्ता नया नहीं है, ये रिश्ता दशकों पुराना है। 1960 के दशक से भारत और यूरोप के बीच ट्रेड और डिप्लोमेसी चल रही है। 2004 में भारत और यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। मतलब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, क्लाइमेट और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी साथ काम करने का वादा। आज की तारीख में यूरोप भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत यूरोप के लिए टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। लेकिन फर्क समझना जरूरी है। यूरोप के लिए भारत अभी भी एक छोटा पार्टनर है और भारत के लिए यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है। यही इम्बैलेंस इस पूरी डील की जड़ है। आज भारत यूरोप को लाखों करोड़ों का सामान बेचता है, जिसमें शामिल है कपड़ा, लेदर, केमिकल, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियर गुड्स और आईटी सर्विसेज। और यूरोप भारत को बेचता है हाईटेक मशीन्स, कार्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। एफटीए का मकसद ये है कि ये ट्रेड और तेज हो। सरकार कहती है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी, एमएसएमई को मौका मिलेगा। लेकिन हर एक्सपर्ट इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि एफटीए हमेशा इक्वल नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ज्यादा फायदा उठाती हैं, वीक सेक्टर्स ज्यादा रिस्क में आते हैं। और भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग स्मॉल फार्मिंग, स्मॉल बिजनेस और इनफॉर्मल जॉब्स पर निर्भर हैं, वहां हर डील को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ तारीफ नहीं करेगा, ना ही डर फैलाएगा। ये वीडियो आपको फैक्ट्स बताएगा, नंबर समझाएगा और फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये डील भारत के लिए वरदान है या एक बड़ा चैलेंज। अब अगले हिस्से में हम डिटेल में देखेंगे भारत और यूरोप के बीच पिछले 20 साल का ट्रेड डाटा। कहां भारत जीता, कहां भारत पिछड़ा और कहां हमने गलत फैसले लिए, क्योंकि भविष्य को समझने के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि भारत और यूरोप की ये डील अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे करीब 20 साल की कहानी है। साल था 2004। भारत और यूरोप ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया। मतलब सिर्फ सामान खरीदना बेचना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म साथ चलना। उस समय भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर उड़ान भर रहा था और यूरोप एक स्टेबल लेकिन स्लो इकोनॉमी था। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। 2007 में भारत और यूरोप ने पहली बार एफटीए पर बातचीत शुरू की। उद्देश्य साफ था, ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट लाना और दोनों इकोनॉमीज को ज्यादा करीब लाना। लेकिन दोस्तों, ये बातचीत आसान नहीं थी। करीब 15 राउंड्स की मीटिंग हुई, दिल्ली में भी और ब्रुसेल्स में भी। लेकिन 2013 आते आते ये बातचीत पूरी तरह रुक गई, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज अलग थी। यूरोप चाहता था ज्यादा ओपन मार्केट, कम इम्पोर्ट ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग आईपीआर लॉस, और भारत चाहता था अपने फार्मर्स की सुरक्षा, अपने छोटे इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन और अफोर्डेबल मेडिसिन। दोनों में एग्रीमेंट नहीं बन पाया और फिर करीब 8 साल तक ये डील फाइलों में बंद पड़ी रही। लेकिन दुनिया बदल रही थी, चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही थी, कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया और यहीं से इंडिया यू डील फिर से जिंदा हुई। 2021 में भारत और यूरोप ने अनाउंस किया कि एफटीए पर दोबारा बातचीत शुरू होगी। इस बार भारत भाषा बदली,
अब कहा गया बैलेंस्ड, एम्बिशियस और म्यूचुअल बेनिफिशियल डील, मतलब दोनों के लिए फायदा, लेकिन असली कहानी नंबर्स में छुपी होती है। अब जरा ट्रेड से के आंकड़ों समझते हैं। साल 2004 में, माफ कीजिएगा साल 2000 में यूरोप और यूरोप के बीच टोटल ट्रेड लगभग 4 अरब यूरो था। साल 2022 आते आते यही ट्रेड 115 अरब यूरो से ऊपर पहुंच गया, मतलब करीब 25 गुना बढ़ोतरी। लेकिन इसमें भी एक फर्क है, यूरोप के लिए भारत सिर्फ 2% ट्रेड शेयर रखता है और भारत के लिए यूरोप टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में आता है। मतलब अगर भारत ट्रेड घटता है तो भारत को ज्यादा झटका लगता है। अब देखते हैं भारत क्या बेचता है यूरोप को। भारत एक्सपोर्ट करता है कपड़ा, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विस। ये ज्यादातर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ मशीन से ज्यादा लोग काम करते हैं और यही सेक्टर्स भारत में रोजगार देते हैं। अब दूसरी तरफ यूरोप भारत को क्या बेचता है? हाई एंड मशीन्स, कार और ऑटो पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, एडवांस केमिकल्स और टेक्नोलॉजी, मतलब कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। अब यहीं से पावर इम्बैलेंस शुरू होता है, क्योंकि जब ड्यूटीज हटती हैं तो कंपटीशन भी खुल जाता है और कंपटीशन में जिसके पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल ज्यादा होती है वही टिकता है। अब सर्विस ट्रेड की बात करें, भारत आईटी और सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग है। यूरोप को इंडियन आईटी प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन यूरोप मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल में काफी रिस्ट्रिक्शन रखता है, वीजा, वर्क परमिट, लोकल क्वालिफिकेशंस, यही एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है। भारत चाहता है कि उसके प्रोफेशनल यूरोप में आसानी से काम कर सकें और यूरोप इस पर अब तक पूरी तरह रेडी नहीं रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कहें, यूरोप भारत में सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। हजारों यूरोपियन कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को लेकर भारत और यूरोप के बीच काफी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। इंडिया ने कई पुराने ट्रीटीज खत्म किए क्योंकि लीगल डिस्प्यूट बढ़ रहे थे और यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अब भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहें तो पिछले 20 सालों में ट्रेड तो बढ़ा है, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह नहीं बना। यही वजह है कि ये डील इतनी देर तक लटकी रही है। अब सवाल ये है, अगर ये डील फाइनल लागू होती है तो किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा और किस सेक्टर के लिए ये खतरे की घंटी बन सकती है, यही समझेंगे। जहाँ बात होगी टेक्सटाइल, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स की, क्योंकि असली असर यही दिखेगा। अब तक हमने कहानी और इतिहास समझा, अब समय है नंबर्स की, क्योंकि ट्रेड की असली सच्चाई भावनाओं नहीं आंकड़ों में छुपी होती है। दोस्तों, जब भी कोई सरकार कहती है कि ट्रेड डील से बहुत फायदा होगा तो पहला सवाल होना चाहिए कितना, किसे और कब। अब चलिए भारत और यूरोप के एक्चुअल ट्रेड डाटा को समझते हैं। साल 2023 के आसपास भारत और यूरोप के बीच टोटल ट्रेड करीब 120 अरब यूरो के आसपास था। इसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग 65 अरब यूरो था और यूरोप का एक्सपोर्ट भारत को करीब 55 अरब यूरो का था। मतलब कागजों पर देखें तो भारत को थोड़ा सा फायदा दिखता है, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब ये देखना जरूरी है कि भारत क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और यूरोप क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत से जो सामान जाता है उसकी एवरेज वैल्यू कम होती है, मार्जिन कम होता है, और यूरोप से जो सामान आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है। मतलब एक मशीन सैकड़ों शर्ट्स की बराबर होती है। और ड्यूटी स्ट्रक्चर समझते हैं, आज की तारीख में यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट्स पर औसतन 8 से 12% ड्यूटी लगती है। कुछ सेक्टर्स में ये ड्यूटी 15% तक भी जाती है और भारत में यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर औसतन 10 से 18% ड्यूटी है। एफटीए का मतलब इन ड्यूटीज को धीरे धीरे कम करना और कुछ प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह जीरो करना। अब इसका असर क्या होगा? सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सरकार का अनुमान है कि एफटीए के बाद इंडिया का एक्सपोर्ट यूरोप के 40 से 50% तक बढ़ सकता है, मतलब एक्स्ट्रा 25 से 30% अरब यूरो का एक्सपोर्ट। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल क्या है, हमारी इंडस्ट्री इतनी रेडी है? आप सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर। आज भारत यूरोप को करीब 10 अरब यूरो का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। एफटीए के बाद ड्यूटी हटते ही इंडियन गारमेंट्स बांग्लादेश और वियतनाम से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब ज्यादा ऑर्डर्स, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा जॉब्स। लेकिन ध्यान से सुनो, यूरोप की क्वालिटी रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। एनवायरमेंट नॉर्म्स, लेबर लॉस, कार्बन फुटप्रिंट। अगर इंडियन फैक्ट्रीज इन स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरी तो ड्यूटी फ्री एक्सेस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स पर। ये सेक्टर इंडिया के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। एफटीए के बाद इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स और मशीनरी यूरोप में सस्ती होंगी, लेकिन कंपटीशन भी ब्रूटल होगा क्योंकि यूरोप खुद इस सेक्टर में वर्ल्ड लीडर है। अब फार्मा सेक्टर भारत की फार्मेसी कहलाती है, दुनिया की फार्मेसी, लेकिन यूरोप पेटेंट लॉस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर एफटीए में आईपीआर रूल्स सख्त हुए तो जेनरिक मेडिसिन पर दबाव बढ़ सकता है और यही एक सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। अब सर्विस ट्रेड पर आते हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सर्विसेज का फायदा तब होगा जब मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल आसान होगी। अगर वीजा और वर्क परमिट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया तो सर्विस एक्सपोर्ट पेपर पर ही रह जाएगा।
अब इन्वेस्टमेंट की बात, एफटीए के बाद यूरोप कंपनीज इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ईवी सेक्टर, ये लॉन्ग टर्म फायदा दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक प्लेयर्स पर प्रेशर बढ़ेगा। अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या एफटीए जॉब्स आएंगी? हाँ, कुछ सेक्टर्स में टेक्सटाइल, लेदर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज, लेकिन हर जॉब सिक्योर नहीं होगी। जो सेक्टर फॉरेन कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे वहां ले ऑफ भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एफटीए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक टूल है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ग्रोथ देगा, अगर गलत समय पर या बिना तैयारी के लागू हुआ तो नुकसान भी देगा। अगले हिस्से में हम डिटेल में देखेंगे एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर इस डील का क्या असर होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी यहीं पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की, ऐसे एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, भारत में करीब 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है। ये एमएसएमई करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। मतलब अगर एमएसएमई हिले तो पूरा भारत हिलता है। अब सवाल ये है कि इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन एमएसएमई के लिए वरदान या खतरा है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। एफटीए के बाद इंडियन एमएसएमई को यूरोप का बड़ा मार्केट मिलेगा, ड्यूटी कम होगी, पेपर वर्क आसान हो सकता है। अगर कोई छोटा एक्सपोर्टर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए यूरोप एक गोल्ड माइन बन सकता है। टेक्सटाइल यूनिट, लेदर क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, इन सेक्टरों में एमएसएमई को ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा सुनो, यूरोप की कंपनियां सिर्फ बड़ी नहीं, वो एफिशिएंट भी हैं। उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, चीपर फाइनेंस है और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है। एफटीए के बाद जब उनके प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते आएंगे तो कंपटीशन ब्रूटल होगा। एक छोटा इंडियन मैन्युफैक्चरर जिसकी लागत ज्यादा है, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। अब एक एग्जांपल से समझो, मान लो भारत में एक स्मॉल मशीन टूल फैक्ट्री है। वही मशीन अगर जर्मनी से ड्यूटी फ्री आ जाए तो कस्टमर किसे चुनेगा? क्वालिटी, ब्रांड, आफ्टर सेल सर्विस। और यहीं पर एमएसएमई दबाव में आ जाती हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। भारत, इंडिया